नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए साल का उत्साह बीती रात से ही देखने मिल गया था, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी कई देश के लोगों के दिमाग में है कि नया साल क्या संभावनाओं से भरा होगा, क्या चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस खास पेशकश में मिलेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। नमस्कार। तो नया साल नए नए अवसर लेकर आता है, आपका क्या मानना है सर? देखिए, बिल्कुल प्रेरणा जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नया साल, जैसे कि आपने कहा कि 2024 तो निकल गया है, 25 की स्थिति क्या रहने वाली है। ग्रहों की जो चाल है वो किसी को नहीं छोड़ती। ब्रह्मांड के अंदर ग्रह घूमते रहते हैं और पृथ्वी लोक पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो 2025 के अंदर जो ग्रहों की चाल है ना, वो भी इसी प्रकार की रहेगी 2024 जैसी। 2024 से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं और 19 कह सकते हैं, 20 तो नहीं कह सकते, 21 नहीं कह सकते, क्योंकि 2024 के अंदर जो ग्रहों की जो चाल है वो कहीं ना कहीं परेशानी भरी थी। 25 के अंदर भी उसे थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। चलिए, तो फिर अगर ऐसा है तो हम राशियों के अनुसार ही जानते हैं सर कि कौन सी राशि के जातक किस तरह का अनुभव इस साल में करेंगे। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, राशियों के ऊपर प्रभाव रहता है और राशियों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो मेष राशि वालों के लिए हेल्थ आधे साल तक कहीं ना कहीं परेशानी भरी रहेगी, यानी 6 महीने का पीरियड है। और 6 जून तक ये जो मंगल है ना, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। 6 जून के बाद मंगल करेगा मंगल ही मंगल, उसके बाद में फिर वो अपने मित्र के घर में आ जाएगा, राजा के घर में आएगा और फिर अच्छा चलेगा। इसका मतलब ये रहा कि साल का जो आधा भाग है उसमें मंगल परेशानी में है। तो इसलिए पहले आधे वर्ष तक देश, पृथ्वी, लोग कहीं ना कहीं उथल पुथल रहने का योग बनेगा और उसके बाद में फिर पॉजिटिव। और साल के जाते जाते मंगल बहुत अच्छा अपनी राशि के अंदर भ्रमण करेगा। लेकिन अकेले मंगल से काम चलता नहीं है, बाकी के और ग्रह भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति है। अब बृहस्पति भी वैसे तो अपने दुश्मन के घर में चलेगा, लेकिन तीसरे भाव के अंदर उसकी पोजीशन अच्छी रहती है, धन दौलत के लिए ठीक रहेगा। यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अशांति के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि वालों को तकलीफ है। पैसा आपके पास में आता रहेगा, पैसे में कमी रहेगी नहीं, इसलिए खुश रहने की आपको आवश्यकता है। सूर्य आपके लिए मई और अप्रैल में बहुत अच्छा रहेगा, यानी आपके संतान की प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगस्त और सितंबर के महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये तो पूरे 2025 मेष की स्थिति रहने वाली है। बिल्कुल। और हम अन्य राशियों की भी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है हम शुरू से लेकर अगर कन्या राशि तक पहले समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी लूंगी जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अब हम वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और वो विलासता की चीज़ों का कारक होता है, यानी जितनी भी सुख साधन की चीज़ें होती हैं, फिल्म लाइन है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, फोटोग्राफी है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, एंकरिंग है, या जितने भी स्टूडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, या खाने पीने की चीज़ें हैं, फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी आप ज्वेलरी डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, कॉस्मेटिक उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, ये सब चीज़ों के लिए वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वृष राशि वालों के लिए 14 मई तक आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और उसके बाद आपके धन भाव पर भ्रमण करेंगे। इसलिए वृष राशि 2025 के लिए बाकी राशियों के मुकाबले बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, वृष राशि के लिए जो शनि है ना, वो व्यापारियों के लिए भी बहुत उत्तम रहने वाला है, यानी जो व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो ऑयल के क्षेत्र के अंदर हैं, या जो गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं, या जिनका लोहे का कारोबार है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम वृष राशि के साथ साथ तो 2025 मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और बुध बहुत फास्ट ग्रह होता है, तो व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहने वाला है कि जो आपका व्यापार के साथ साथ धन का कारक प्लेनेट है देवगुरु बृहस्पति, वो बहुत शानदार स्थिति में रहने वाला है।
यानी ये कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में भ्रमण करेंगे, यानी मई तक 14 मई तक वृष राशि में रहेंगे और 14 मई के बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। और आपकी राशि में आने के बाद उनको बल प्राप्त होगा। इसका मतलब धन, संतान का सुख, विवाह, शादी, व्यापार और काम कारोबार, जिनकी शादी नहीं हुई है, लटक रही है, उनकी शादी के योग बनेंगे। जिनको संतान नहीं हो रही है, उनकी संतान के योग बनेंगे। जिनको अपना भाग्योदय करना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी मिथुन राशि के लिए बहुत सुंदर योग रहने वाला है। इसके अलावा मिथुन राशि वालों के लिए कर्म भाव के ऊपर शनि का भ्रमण रहेगा। शनि देव जिसको देते हैं फिर छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, तो आपके लिए शनि भी बहुत सुंदर है। तो आप एक पन्ना पहन सकते हैं, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और साथ में पूरे साल के लिए एक चीज़ आपके एंडिंग में 18 अक्टूबर से लेकर के और साल के एंड तक आप ही की राशि से निकल कर के धन भाव पर देवगुरु बहुत पावरफुल स्थिति में आएंगे। आपके पास साल में जाते जाते बहुत पैसा आने का योग बनता है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। जैसे हमने 3 राशियों की जानकारी दी, कर्क राशि वालों को खुश होना चाहिए। वो खुश इसलिए होना चाहिए कि कर्क राशि के ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। यानी पिछले 2.5 साल से वो परेशान थे, वो खुश हो जाएं, क्योंकि मार्केस जो शनि था वो चल रहा था, वो समाप्त हो गया है। मेंटल टेंशन्स जो थी वो समाप्त हो रही है। डिप्रेशन फील कर रहे थे वो समाप्त हो रहा है। हेल्थ इश्यूज थे, कोल्ड कफ, छाती की तकलीफ, उससे बीमार थे, नर्वस सिस्टम कमज़ोर था, चेस्ट इन्फेक्शन था, उन सब से भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा आपकी राशि के अंदर 6 जून तक मंगल नीच का तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी भाग्यशाली राशि आपकी इसलिए कि मंगल को नीचता यहाँ पर लगती नहीं है। यानी आप इसलिए भी यहाँ पर खुश हो सकते हैं कि आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और आपके भाग्यस्थान पर शनिदेव भ्रमण करेंगे, और जब शनि भाग्य पर भ्रमण करता है ना, थोड़ी नास्तिकता तो लेकर के आएगा, लेकिन आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। यानी पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी। तो ये कह सकता हूँ कि आपके ऊपर जो शनि की ढैया थी उससे आप फ्री हो चुके हैं। बहुत अच्छा स्थिति आपकी रहेगी। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये साल 2025 तनाव भरा रहने वाला है। 29 मार्च से 29 मार्च तक जो काम आपने अपने निपटाने वो निपटा सकते हैं। जिनकी प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर सकते हैं। जो नए कामों की शुरुआत करनी है उनकी शुरुआत कर सकते हैं। 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया लगेगी, इसलिए 2025 कहीं ना कहीं हर राशि को कहीं ना कहीं परेशान पैदा कर रहा है। और कुछ ही राशि ऐसी है जिनके लिए बहुत अच्छा है। और सिंह राशि के अंदर शनि की ढैया बड़ी नुकसान करती है, तकलीफदेह होती है, क्योंकि मार्केस होती है और रोगेश भी होती है। तो सिंह राशि वालों, आपके नर्वस सिस्टम यानी टांगों में तकलीफ, आर्थराइटिक जैसी बीमारियां, हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है। इन सब के लिए आपको शनि का उपाय करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है। सिंह राशि वालों को पूरे साल ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 2 माला रोज करनी है। पूरे साल आपको काले कपड़े नहीं पहनने। कोई भी कहता रहे काले कपड़े पहनिए, बिल्कुल आपको नहीं पहनने हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को जाना है। और अगर रोज जा सकते हो तो शनि को आप प्रसन्न करिए। पिपललाद ऋषि का वरदान लगा हुआ है पीपल के पेड़ को, कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। और जब शनि की ढैया चलती है, शनि की 7.5 चलती है, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। और तेल का दान करते रहिएगा। तेल का दान भी आपको कैसे करना है, हर शुक्रवार की रात को एक कटोरी के अंदर तेल रख लें, और तेल रख करके उसमें आप सरसों काली या काले तिल भी डाल सकते हैं, और सुबह उनको उठ करके देखें और उसको आप दान करते रहें, तो शनि का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, और कन्या राशि भी जो होती है ये भी व्यापारी वर्ग की होती है, यानी व्यापारी राशि है ये भी, जिसका स्वामी बुध होता है। और बुध बहुत फास्ट ट्रैक पे काम करता है। तो यहाँ आपके कैरियर का लॉर्ड और आपके व्यापार का लॉर्ड, दोनों का लॉर्ड बुध है। बुध को जितना मजबूत करोगे आप, 2025 आपके व्यापार को बहुत फलीभूत करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पन्ना नग इस उंगली के अंदर पहन के रखना है, चांदी के अंदर। अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते तो आप एक अपने सिर के ऊपर हरे रंग की टोपी लगा के रखें,
और वो भी नहीं पहन सकते तो हरी टी शर्ट, हरा कुर्ता कुछ भी पहनेंगे तो यहाँ पर आपका बुध बलवान हो जाएगा। और बुध बलवान होने से आपका व्यापार में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस आने का योग बनेगा। और साथ में आपके सुख साधनों का और विवाह का स्वामी हो जाएगा बृहस्पति देव। शादी कराएगा बृहस्पति, अच्छी लड़की मिलेगी या अच्छा लड़का मिलेगा। और सुख साधन, कोई मकान लेना चाहते हैं आप, गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है यहाँ पर। और चाहें तो आप पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज नहीं तो हल्दी की गांठ भी आप यहाँ पर एक डाल सकते हैं। ये 2 प्लैनेट आपके लिए बड़े पावरफुल रहने वाले हैं। अब शनि की भी बात करेंगे कि शनि की क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो शनि की जो स्थिति है यहाँ वो थोड़ी सी विवाह स्थान पर रहेगी। जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं उनको थोड़ा सावधान रखने की, अपने आप को संभल के चलने की आवश्यकता पड़ेगी। कारण यह है कि ये तलाक वाला प्लैनेट होता है और आपके विवाह स्थान पे तो चले गई, शादी तो करा सकता है लेकिन कहीं ना कहीं शादी कराने के बाद कुछ ही दिनों में मतभेद करा करके डिवोर्स की तरफ भी लेके जाएगा। अगर ऐसा होता है शादी के बाद तो शनि को प्रसन्न करते रहिएगा। और शनि का उपाय मैंने आपको बताया तो उसका आप जाप कर सकते हैं। जैसे सिंह राशि के अंदर शनि का उपाय बताया वही आप यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। तो ये 6 राशियों की मैंने अभी आपको जानकारी दी है, बाकी राशियों की भी आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, लेकिन गुरुजी आपने अभी जिन राशियों की जानकारी दी उनमें ज़्यादातर राशियों के जो जातक हैं मुझे लगता है वो तो प्रसन्न होंगे कि उनका साल 2025 अच्छा गुजरने वाला है। आपने चिंता में डाला है पहली राशि वालों को और उनको उपाय भी नहीं बताया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि पहली राशि वालों के लिए उपाय क्या हो सकता है। बिल्कुल, एकदम प्रेरणा जी मैं बताना चाहता हूँ। पहली राशि चिंता वाली इसलिए है कि मेष राशि, मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 लगेगी 7.5 साल के लिए, और उस राशि में शनि नीच का भी होगा तो इसलिए चिंता वाली तो है। और उसकी राशि का स्वामी स्वयं मंगल भी नीच का है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लाल रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। मंगलवार का आपको व्रत करना है और साथ में हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करते रहिए। हर मंगलवार को बूंदी का प्रसाद आप चढ़ाते रहिए तो आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे लाभ मिलेगा। और साथ में आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, शनि आपको नुकसान ना करे, उसके लिए आपको वाइट कपड़े ज़्यादा पहनने हैं। सफ़ेद कपड़े दान नहीं करने हैं, आपको जल का दान नहीं करना, दूध का दान नहीं करना है। शिवलिंग के ऊपर जब भी अगर आप कोई जल चढ़ाते हो तो उसमें आप लाल रंग के, यानी आप फूल या लाल रंग का कोई कलर या सिंदूर डाल सकते हैं या कुछ भी ऐसी लाल रंग की चीज़ डाल करके जिससे कि आपकी बॉडी में जो नेगेटिव लाल कलर है वो निकल जाए, काला कलर निकल जाए और वाइट कलर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। तो हनुमान चालीसा आप लगातार पढ़िएगा और मंगलवार का व्रत करते रहिए तो मेष राशि के ऊपर इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और साथ में जो शनि की 7.5 29 से आपको लगेगी, 29 मार्च से, तो काले और लाल कपड़े दोनों आपके लिए वर्जित रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है जिनकी राशि मेष है वो समझ भी गए होंगे और आपको इन्हीं उपायों का पालन भी करना है। कुछ और भी सवाल हैं गुरुजी। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं जब नया साल आता है तो कि आज साल का पहला दिन है, आज अगर नहाओगे तो साल भर नहाओगे, आज सोओगे तो साल भर सोओगे। ये मान्यताएं सच हैं या सिर्फ सामाजिक धारणाएं हैं? ये इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है प्रेरणा जी। विज्ञान काम ये करता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपने मन को कमांड दे देते हैं, संकल्प ले लेते हैं तो वो संकल्प अंदर सेव हो जाता है। जैसे कि आपको अगर सुबह 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है और आपने घड़ी में अलार्म भी लगा दिया और आपने लगाया 3 बजे का, लेकिन आप 2:30 बजे जग जाएंगे, 2:45 बजे जग जाएंगे अपने आप। इसका मतलब आपकी घड़ी में तो अलार्म आपने लगा ही दिया लेकिन आपके दिमाग में और आपके मन में भी लग चुका है वो, तो आपको शरीर अपने आप जगा देता है। ये संकल्प शक्ति होती है। ऐसे ही जब आपने सोचा आज तो मुझे नहाना है तो शरीर ने ये संकल्प ले लिया, आपके मन ने संकल्प ले लिया। हमारे अंदर एक मेमोरी बॉक्स होता है, जैसे हवाई जहाज़ के अंदर एक मेमोरी बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही ये संकल्प शक्ति होती है कि आज नहा लिया तो अब पूरे साल नहाता रहूँगा, और आज सोया तो फिर पूरे साल आपके बॉडी में ने आलस ले लेना है, अरे और सो लेता हूँ और सो लेता हूँ और सो लेता हूँ। इसलिए नए साल के अंदर नहा धो करके टाइम से आप पूजा करिए, पूजा करने के बाद मंदिर जाइए, अपने कामों की प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद आप रोज़ अपना गोल सेट करिए कि रात को सोते वक्त सुबह जल्दी उठना है और ये काम मुझे करना है और इनको कंप्लीट करना है। देखिए कि 2025 में आपकी बड़ी ज़बरदस्त उन्नति होगी। तो ये एक साइंस है, इसको योग की साइंस बोलते हैं कि अगर आप जो ठान लोगे
तो वो हो जाएगा। अगर आपने अपना संकल्प नहीं लिया तो फिर आप दिशाहीन हो जाते हैं। जितनी देर काम करना है कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अब तो क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, 31 की रात जमकर पार्टी करते हैं लोग, नए साल का स्वागत कहते हैं उसे, लेकिन उसके बाद हिम्मत भी नहीं होती बहुत से लोगों की सुबह उठने की। नए साल में लोगों को क्या विशेष बातें ऐसी हैं जो कि ध्यान में रखकर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, एकदम मैं बताना चाहूँगा। नए साल के अंदर सबसे पहली बात है कि आप प्लानिंग करें कि मुझे अपने हर महीने ये काम करना है, और नए साल में संकल्प लें कि मेरे पास बाइक है तो मुझे कार लेनी है, मेरे पास 2 कमरे का फ्लैट है तो मुझे 3 कमरे का लेना, और जिसके 3 कमरे का उसने कोठी लेनी है, कोठी वाले को बंगला लेना, बंगले वाले को फार्म हाउस लेना है। ये ठान लीजिएगा। व्यापारियों को ये ठानना है कि मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, मुझे इसको 40 करोड़ का करना है, 50 करोड़ का करना है। तो नए साल के अंदर जो आप संकल्प लेते हो तो वो संकल्प पूर्ण होते हैं। सरकार 5 वर्षीय योजना पहले बनाती थी कि 5 वर्ष के अंदर हमने देश को यहाँ पहुँचाना है, इतनी हमने जीडीपी करनी है, इतना हमने इसको उन्नति करनी है, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, इतने एयरपोर्ट बनाने हैं। ऐसे ही मनुष्य को हर साल अपना एक टारगेट, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने सोचा अगली साल तो मुझे एक गाड़ी बड़ी लेनी है, या मुझे और अच्छा काम करना है, या मुझे और बड़ी कहीं शोहरत लेनी है। तो जब आप टारगेट ले लेते हैं तो टारगेट से आप 2-3 महीने पहले ही उसको अचीव कर लेते हैं तो आपको खुशी होती है। जब तक आप जीवन में 1 ईयर योजना नहीं बनाओगे, यानी हर साल सरकार 5 वर्षीय योजना बनाती है, आपको 1 ईयर योजना बनानी चाहिए कि हर साल मुझे इतनी सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। और जब आपका शरीर इसको संकल्प को ले लेता है तो आप उसी प्रकार से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हो। नेताओं को संकल्प लेना है कि मैं अभी एमएलए हूं तो अगली बार जब चुनाव होगा तो मुझे हर हालत में एमपी का चुनाव लड़ना है। एमपी जो जीत गया उसने सोचना है मुझे अगले संकल्प में मुझे मिनिस्टर बनना ही बनना है, बाई हुर्क एंड बाई कुर्क, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बिजनेसमैन को 1 फैक्ट्री, उसने कहा मुझे 2 करनी है इस साल में, 3 करनी है, जितनी भी आपकी। तो ये प्रोग्रेस है। पढ़ने वाले बच्चों को भी इसी प्रकार का टारगेट लेना चाहिए, और जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको भी टारगेट लेना चाहिए। उनके भी दिमाग में आना चाहिए कि मैं अभी इस समय इस चैनल के लिए इतना बड़ा काम कर रहा हूं तो मैं अगली बार और उससे बड़े चैनल के लिए काम करूं और बड़े पर्दे पे एंकरिंग करूं। तो इस प्रकार के जब आप संकल्प लेते हो तो आपका शरीर थकता नहीं है, वो काम से नहीं थकता। जब आप बिना उद्देश्य के, बिना संकल्प के रहते हो तो आपका शरीर थकना शुरू हो जाता है, आपको लगता है ठीक है हमने काम किया और चले गए। तो इसलिए आपको 1 ईयर योजना बनानी है और हर साल में नई प्रोग्रेस करनी है आपको। चलिए, एंकरिंग वाली बात सर ने मेरे लिए भी बोल दी है। और सर एक और चीज़ मैंने देखी है कि नए साल में लोग कई बार ऐसा होता है कोई पॉलिसीज़ लेनी है लोगों को तो नए साल में ही साइन करेंगे। इंतज़ार करते हैं लोग कि दिसंबर का महीना बीत जाए, नए साल में हम पॉलिसी में साइन करेंगे, या कोई नई फैक्ट्री लेनी है जैसे कि आपने भी बोला कि उसका उद्घाटन हम नए साल में ही करेंगे। तो इसका कुछ ग्रहों से भी लेन देन है या सिर्फ रेजोल्यूशन है न्यू ईयर का, लोग यही सोचकर करते हैं? जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वहाँ पर इसकी तवज्जो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सन साइन चलता है, क्योंकि सूर्य एक राशि पर एक ही महीने रहता है और वो साल के हिसाब से टारगेट तैयार करते हैं। हमारे यहाँ पर हम ग्रहों की चाल के अनुसार करते हैं कि अच्छा वक्त आ गया अब शुरू करिए। हमारे यहाँ पर जो नया साल की शुरुआत होती है, जब मकर संक्रांति आती है या उसके बाद अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है, तब से हम लेके चलते हैं क्या अब इस महीने से हमारे ग्रह बहुत अच्छे आएंगे और हम इस काम को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि साल पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है नया साल, तो नए साल से जब आप संकल्प लेते हो, कोई भी नए साल का संकल्प लेता है तो उसमें उस व्यक्ति को उसको पूर्ण करने में बड़ी आसानी रहती है कि नहीं अब साल में 2 महीने बचे और भी मैं टारगेट से पिछड़ रहा हूँ, तो वो उन 2 महीने में बड़ी ताकत करके अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि लोगों के भी दिमाग में ये ऐसी चीज़ें आती हैं कि हाँ हम नए साल से इसकी शुरुआत करेंगे, और फिर 1 साल का प्लान जैसा कि गुरुजी भी हमें बता रहे हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई रेजोल्यूशन लेकर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो लक्ष्य को साधने में हमें भी आसानी होती है। सर मैं आगे बढ़ूंगी और हमारी अन्य राशियां भी अभी शेष है। तुला राशि से शुरू करते हैं कि उनके जातकों के लिए क्या अनुभव रहेंगे।
तुला राशि 2025 में सबसे अच्छी राशि रहने वाली है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तुला राशि को अच्छी इसलिए बोला जाता है कि तुला राशि के अंदर बाकी के जो ग्रह शनि देव वो भी बड़े योग कारक हो जाते हैं और तुला राशि के ऊपर ग्रहों का जो पॉजिटिव प्रभाव है वो बड़ा जबरदस्त आता है। तो यहाँ भाग्य स्थान पर 14 मई से आपके भाग्य स्थान पर शनि देव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का अपने कारक स्थान पर भ्रमण रहेगा, यानी भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चलेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों के लिए बहुत सुंदर है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति साल के एंडिंग में उच्च अवस्था में जाएंगे। अचानक एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना, अचानक बड़ी जॉब मिलना, अचानक पदोन्नति हो जाना, अचानक आप सोच भी नहीं सकते कि मैं विदेश चला गया। तो तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लगातार 14 मई से बहुत अच्छा करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, शनि का मैंने लिया नाम, शनि भी अपने कारक स्थान पर भ्रमण करेगा। रोग से मुक्ति, चोट से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, यानी इन्हीं चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिलने का योग बनता है। और अप्रैल और मई के अंदर आपके विवाह स्थान पर उच्च का सूर्य होगा जो विदेशों से आपको कॉल करेगा, विदेशों से आपको बुलावा आएगा और कहीं ना कहीं विदेशों में शादी करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बनता है। तो तुला राशि नंबर 1 पर अच्छे के लिए है। वृष और तुला यानी दो शुक्र की राशियाँ होती हैं, ये दोनों ही कभी अच्छी कह सकता हूँ मैं इनको। तो आप अपना टारगेट अचीव करिए, हर महीने आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है। बस आपकी राशि का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य, ये थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर ये स्वास्थ्य खराब रहते हैं तो ये मंगल के कारण होंगे। तो आप मंगलवार की पूजा करते रहें, हनुमान जी का पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों, आप खुश हो जाओ, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पिछले 2.5 साल से शनि की डैया चल रही थी, वो 29 मार्च को हट जाएगी, यानी आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और वैसे उसका प्रभाव नए साल में आ चुका है, क्योंकि शनि 6 महीने पहले अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, अच्छा या बुरा। अभी हमने अपने कुछ जो हम राइटअप करते हैं फेसबुक यूट्यूब पर, उसमें हमने लिखा था कि कुछ राशि वालों के लिए मंगल की युति ठीक नहीं है, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है, मंगल का कंजक्शन अच्छा नहीं है, तो उसके प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। अभी देखो कि कजाकिस्तान के अंदर एक हवाई जहाज गिर गया, तो ये मंगल की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के युद्ध वगैरह जो होते हैं। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वो नीच होकर के चलेगा और यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट आएगा। और लेकिन शनि की 7.5 ढैया हटने के कारण आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है और इसका रत्न होता है पीले रंग का पुखराज। इस तरह का पुखराज होता है। पीले कपड़े भी आप धारण कर सकते हैं, गोल्डन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन धनु राशि पर शनि की डैया 29 मार्च से चालू होगी। तो जो मैंने बताया था सिंह राशि का उपाय, आपको शनि के मंत्र का जाप करना है, शनिवार का आपको व्रत करना है, काली चीज़ें पहननी नहीं है बिल्कुल, कोई भी बाहर भी, और अंडरवियर गारमेंट वगैरह कुछ भी आपको काले पहनने नहीं है। सैटरडे का फास्ट करना है और तेल का दान करते रहना है। शनि का मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये एक वैदिक मंत्र, एक बीज मंत्र है। तो ये जो आपके पूरे साल शनि लगेगा 2.5 साल के लिए, तो ये आपको काफ़ी रिलीफ यहाँ पर देने वाला है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है और शनि महाराज आपकी राशि को छोड़ देंगे, यानी पिछले 7.5 साल से मकर राशि वालों की हालत खराब की हुई थी खुद शनि ने। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मारक पॉइंट ऑफ व्यू से, मृत्युतुल कष्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब से आपको रिलीफ मिलने वाला है। स्वयं शनि अपनी राशि को छोड़ देंगे 7.5 के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि से विदेश स्थान पर उनका भ्रमण होगा। तो जो आप परेशान रहे थे, अब विदेशों से आपको ज़बरदस्त लाभ आने का योग भी यहाँ पर बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए बहुत यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले हैं। लेकिन धन जितना चाहिए उतना आपको आता रहेगा। जो स्टोर मनी है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता चला जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर से
अभी जैसे तूफान निकल के जाता है तो रिकवरी में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा रिकवरी में यहाँ पर टाइम लगेगा। अब हम कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि है और कुंभ राशि के ऊपर दूसरा साइकिल, यानी छाती के ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, अब 29 मार्च को पैरों पे आ जाएगी और शनि जाते जाते लाभ देता है। कुंभ राशि वालों को शनि जाते जाते लाभ देने वाला है और उसके बाद धन भाव के ऊपर भ्रमण करेगा, यानी पैसा आपको देने वाला है। जितना खर्च कराना था करा दिया, अब तो आपको पैसा देने वाला है। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कुंभ राशि की आती है। तो यहाँ शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनका शनि अच्छा है, जिनका शनि नीच का नहीं है, जिनका शनि योग कारक है, वो लोग नीलम पहन सकते हैं। लेकिन नीलम पहनने की रिकमेंडेशन मैं कम ही देता हूँ, क्योंकि अभी भी शनि की 7.5 का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन पैरों पर है। लेकिन फिर भी शनि की एक आदत है, जाते जाते पैसा देता है, लेकिन रोग चोट से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो जरूर देगा, पैसा देगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना तो जरूर दे सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप शनि की पूजा करते रहिएगा, शनि के मंत्र का जाप करते रहिएगा, तेल का दान करते रहिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक आप जरूर जलाते रहिए। लेकिन कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बड़ा योग कारक होता है और यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। देवगुरु जो बृहस्पति है, धन और लाभ दोनों डिपार्टमेंट उसी के पास हैं, तो धन और लाभ देने वाला तो वही है और उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी स्थिति पर रहने वाली है। तो इसका मैं ये कहूँ कि अच्छा है, आपके बुद्धि स्थान पर भ्रमण करेगा, लेकिन एंडिंग में वो कर्ज के घर में चला जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब भचक्र की ब्रह्मांड की अंतिम राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए 2025 टेढ़ा है यानी जैसे मैंने कहा कि तुला राशि के लिए सबसे अच्छा है, ऐसे ही मीन राशि वालों के लिए सबसे खराब है 2025 इसलिए खराब है कि मीन राशि के ऊपर छाती के ऊपर शनि की 7.5 आ जाएगी 29 मार्च को, और 29 मार्च को आकर के साथ में 18 मई तक ये जो पीरियड है आप सुन लें, क्योंकि ये तो टेलीकास्ट होगा ही होगा। तो ये जो पीरियड है ग्लोबली यूनिवर्स के लिए हानिकारक है। इसमें भयंकर युद्ध जैसी संभावनाएं, दुर्घटनाएं, मीन राशि वालों को तकलीफ, उनको हेल्थ इश्यूज, उनको खतरा रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में राहु और शनि की युति चलेगी, यानी दो बुरे ग्रह छाती के ऊपर भ्रमण करेंगे मीन राशि के अंदर। तो इसलिए मीन राशि वालों को पीले रंग का पुखराज पहनना है, इस तरह के भगवे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, वाइट रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, काले कपड़े और डार्क ब्लू ये दो कपड़े अवॉइड रहेंगे। ओम राम रहावे नमः इस मंत्र का जाप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है, सैटरडे का फास्ट करना है, तेल का दान मत छोड़िएगा अभी जब तक ये आपके ऊपर छाती के ऊपर रहने वाली है। तो अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि का खास टाइम जो मैंने बताया उसका जरूर आप ध्यान रखें। बाद में मीन राशि कवर कर लेगी, क्योंकि ये जो समय रहने वाला है आपका, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ जरूर रहेगी, क्योंकि शनि राहु जब इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बनती हैं, दुर्घटनाएं बनती हैं, आदमी की हेल्थ पे इफेक्ट आता है। और बाकी हो सके तो आप मार्च से पहले पहले कुछ अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा राहु शनि केतु और नीच का मंगल और सूर्य इनका एक यज्ञ करा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तो हमने देश के युवाओं की बात की, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि विदेश भी जा रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं। उन और विदेशों की अभी क्या स्थिति चल रही है उससे तो मुझे लगता है सर आप भी बहुत रूबरू होंगे। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर स्थितियाँ अभी ठीक नहीं हैं। अगर वहाँ कोई भारतीय बच्चा रह रहा है तो उसको भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसमें प्रेरणा जी। जैसे आपके पास में कोई भी मोबाइल सेट है, उसमें अगर तकलीफ़ है तो वो अमेरिका में जा कर के अपने आप ठीक नहीं होगा वो वहाँ जा कर के भी आपकी घंटी बजेगी ख़राब, और यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम स्पीकर करेगा। इसका मतलब हम मोबाइल के नेटवर्क की तरह संचालित होते हैं। अगर हमारे ग्रह यहाँ पर भी ख़राब हैं और हम बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी ख़राब रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि विदेश में रहने वाले लोगों पर शनि की 7.5 शनि की ढैयाँ नहीं चलती हैं। जितनी तकलीफ़ मैंने यहाँ बताई उतनी तकलीफ़ उन लोगों को भी होने वाली है, उन राशि वालों को भी होने वाली है, उनको भी तकलीफ़ होगी। तो हम तो बताते रहते हैं कि इजराइल, उसके आसपास, मिडिल ईस्ट, यहाँ इस ग्रहण का इफेक्ट अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा,
वहाँ पर देश में परेशानी आएंगी, तो आती हैं वो सब। तो ग्रहों का इफेक्ट पूरी पृथ्वी के ऊपर है, क्योंकि ऊपर से जो रेज आ रही है वो पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर रही है ग्रहों की। तो पृथ्वी पे जो मानव जीवन है, 84 लाख योनियाँ हैं, वो सभी इसमें प्रभावित होती हैं। जो विदेश में रहने हैं उनको भी तकलीफ होगी, और जो उन्नति वहाँ करनी है वो वहाँ भी करेंगे, और जिनको उन्नति यहाँ पर भी होनी है उनकी उन्नति यहाँ पर भी होगी। इसी से संबंधित मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हम राशि को नहीं मानते। राशि को मानना आम व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? ना मानने वाले लोगों का जो बुद्धि का लेवल है उनको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम बोलते कहाँ से हैं, हमें मेमोरी कहाँ से आती है, हमारा मेमोरी बॉक्स कहाँ है, हम और आप जो बात कर रहे हैं अभी, ये हम कहाँ से शब्द आ रहे हैं? हमारे पास तो कोई नोट्स है ही नहीं, ये शब्द कहाँ छिपे हुए हैं, इनको कहीं से तो लेके आने। अब मेरा इस समय जो नेटवर्क है ना, वो ब्रह्मांड में जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मांड में उन राशियों के साथ जुड़ा हुआ है। उन राशियों के ऊपर जो ग्रह मूव करते हैं उनसे हमारा शरीर संचालित होता है, उनसे हमारा ब्रेन संचालित होता है। हमारा ये रडार सिस्टम है, और ये रडार ऊपर से कैच करता रहता है ग्रहों से। तो उसी प्रकार से हमारे जैसे जैसे ग्रह घूमते हैं राशियों के ऊपर, वैसे 12 राशि अंतरिक्ष में है और 12 राशि हमारे शरीर में है। इसलिए वेद का एक वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ये जो शरीर है ये 12 हिस्सों में बटा हुआ है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यानी मेष राशि यहाँ है, वृष राशि यहाँ है, मिथुन राशि यहाँ है, कर्क राशि यहाँ है, सिंह राशि यहाँ है, कन्या राशि यहाँ है। तो ऐसे ये जिस राशि पर वहाँ बुरा ग्रह आएगा, मान लो कन्या राशि में बुरा ग्रह आएगा, तो हमारे कन्या राशि यहाँ रिप्रेजेंट करती है आंतों को, तो हमारी आंतों में तकलीफ हो जाएगी। अगर 5 नंबर की राशि पे वहाँ कोई बुरा ग्रह आएगा तो हम बोलेंगे हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। 4 नंबर की राशि पे बुरा ग्रह आएगा तो मैंने कहा ना कि मंगल नीच का चलेगा 4 नंबर पे, तो कोल्ड कफ, छाती के बेकार आएंगे। तो मैंने यही सोच के बोला था। इसलिए हमारा जो शरीर है ये जब गर्भ में होता है 9 महीने 9 दिन, तो उस समय जिन जिन राशियों पे जो ग्रह चल रहे होते हैं उनकी जो रेज होती हैं, उन रेजों से गर्भ के अंदर हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम बोल देते हैं होनहार विद्वान के होत चीकने पात। हम किसी भी गर्भवती महिला के को देख करके अगर वो हमें ये बता दे इतने महीने का गर्भ है, तो हम ये बता देंगे कि तुम्हारा बच्चा इतना महान बनेगा। तो राशियों का प्रभाव है पूरा। ये तो मुझे समझ में आ गया। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूंगी, नए साल में कोई विशेष पूजा का विधान भी होता है क्या, कि ये विशेष पूजा की जाए तो हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा या ठीक जाएगा? हाँ, आपकी कुंडली के अंदर जो जो राशियां हैं, मैंने कहा मीन राशि, तो मीन राशि वालों को शनि राहु का यज्ञ जैसे मैंने कहा करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ही कर लेंगे अगर आप, तो पूरा जो साल है आपका तकलीफ नहीं देंगे शनि राहु। आपने पहले ही हाथ जोड़ लिए कि हे शनिदेव, हे राहुदेव, हे मंगलदेव, हे सूर्यदेव, केतुदेव, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मुझे अपना पूरा साल आशीर्वाद रखिएगा। तो अगर हम इनके वेद मंत्रों का जाप करके, इनका दशांश हवन करके, उस संकल्प के साथ अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, तो भगवान तो निर्दयी नहीं है, उसने तो भगवान के द्वारा ही ग्रह संचालित हैं। तो आपने जब संकल्प ले लिया सभी देवी देवताओं का, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है भगवान के आशीर्वाद से। आपको लगता है कि मैंने हवन कर लिया है, मैंने यज्ञ कर लिया है, अब मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा शनि, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो रेज जो है उनकी वो इफेक्ट कम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मुझे पता चली हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार कई लोग चीज़ों को लेकर संशय में थी, लेकिन आज वो सारे संशय मेरे भी दूर हुए हैं और मुझे लगता है आप लोगों के भी दूर हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जी, जिन्होंने बताया कि आपके ग्रहों की दशा साल 2025 में कैसी है, और अगर ठीक नहीं है तो ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसका भी आप पालन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।